इस मुल्क को अगर विश्व गुरु बनना है या सुपर पावर बनना है तो उस वक्त नहीं बन सकता जब तक भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। भूज और कच्छ की हमारी हिंदू मां और बहनों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान की मस्जिद और घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो आपको क्या फायदा है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे इजाफा हो जाएगा? बताओ। अगर तुम्हारा फायदा हो रहा तो सबसे पहले मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। अगर किसी हिंदू का फायदा होता है तो मार दो मुझे। अरे बच्चों को स्कूल नहीं है, बेटियों के जिस्मों में खून कम है और आप मजा ले रहे हो उन चीजों का। जब तुम कानून को नहीं मानोगे तो कोई और क्यों मानेगा कानून को? और इंसाफ का तकाजा यह है कि दादा का बुलडोजर नहीं, बाबा का संविधान से चलना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की नासिक की हमारी बेटी, हमारी बहन निदा खान के लिए अगर लड़ना है, इम्तियाज जलील ने उसकी मां से, उस बच्ची से मिलकर यह कहा है कि सारी हुकूमत तुम्हारे खिलाफ रहने दो, सारे लोग, सियासी पार्टियां तुम्हारे खिलाफ रहने दो, तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई इम्तियाज जलील चट्टान की तरह तुम्हारे सामने खड़े रहेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। इन दिनों फिर से ओवैसी और ओवैसी की पार्टी AIMIM चर्चा में आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के भाषण वायरल होने लगे हैं। जी हां, गुजरात का भाषण अचानक सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है, आज की चर्चा उसी पर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जमकर शेयर कर रहे हैं, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर सुन रहे हैं। हाल ही में गुजरात में सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर देश को मजबूत नहीं बनाया जा सकता, बल्कि भारत को आगे बढ़ाना है तो सभी को साथ लेकर चलना होगा। आसाम में इलेक्शन हुआ। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है AIUDF, उनके 15 MLA हैं। उन्होंने मुझे फोन करके कहा, सद भाई आसाम को आ जाओ, आकर मेरी तायीद करो। मेरे पास आसाम के बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े लोग थे, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा आप मत जाओ, बदरुद्दीन अजमल कमजोर हो जाएंगे, हम मजलिस का झंडा पकड़ेंगे, हम मजलिस को आसाम में मजबूत करेंगे। उसमें कई कांग्रेस के लोग भी थे। मैंने कहा मैं अपनी जमात को उस जगह पर लेकर नहीं जाऊंगा जहां पर एक मजबूत जमात है जो मुसलमानों की खिदमत कर रही है। मैं उनकी कमजोरी को देखकर खुश नहीं हो सकता। मेरा काम है कि मैं जाकर उनकी मदद करूंगा। मुझे बहुत रोका गया। मैं 2 दिन आसाम को गया। 2 दिन में करीब 10-12 विधानसभा में जाकर मैंने बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के लिए तायीद में जलसे किए। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम हैदराबाद और सब छोड़कर आसाम को आ गए। मैंने कहा मुझ में और अजमल साहब में सिर्फ नाम का फर्क है। काज हमारा एक है, मकसद हमारा एक है, मंजिल हमारी एक है, और वो ये है कि भारत के मुसलमानों को, चाहे वो गुजरात का मुसलमान हो, आसाम का मुसलमान हो, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हम गए आसाम को, कौन सा मेरा फायदा था? क्या मैं वहां पर गया अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करने के लिए? नहीं, मेरा मकसद था कि AIUDF को मजबूत बनाया जाए, उनको ताकत मिले। तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ, हमारे उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सके हम इस इलेक्शन में। DMK के जिम्मेदार हमारी पार्टी से बात किए कि आओ आप हमारी सपोर्ट कर दो। हमारे सदर वकील ने कहा कि हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी से बात करो। जनाब राजा साहब जो DMK के MP हैं लोकसभा में, उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि ब्रदर आप हमारी तायीद करिए। मैंने कहा मैं हमारी पार्टी से मशवरा करूंगा। हमारी पार्टी ने कहा कि साहब DMK को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि AIDMK BJP के साथ है। हमने ऐलान किया। स्टालिन उनका जो मुख्यमंत्री है मुझे फोन से बात करके मेरा शुक्रिया अदा किया
और फिर मुझसे कहा एक वीडियो जारी कर दो आप ताईद का। मैंने ताईद का वीडियो जारी कर दिया। हमारी किस्मत ये है, अच्छी है या बुरी नहीं मालूम, जिस जगह एक वानियमबाड़ी एक इलाका है तमिलनाडु में, मजलिस की शुरुआत वहां से हुई थी तमिलनाडु में। हम एक असेंबली का इलेक्शन लड़े और जीत नहीं पाए, कॉरपोरेटर का इलेक्शन भी लड़े हम, अलायंस में वो सीट मुस्लिम लीग को चले गई। हमारे सदर वकील ने पूछा, सदर साहब क्या करना आप? यहां से हमने शुरुआत की, वो सीट डीएमके ने मुस्लिम लीग को दे दी। मैंने कहा वकील मुस्लिम लीग का झंडा लो, मुस्लिम लीग में और मजलिस में फर्क नहीं है, हम उनको कामयाब करेंगे। बताओ, ये मजलिस की सोच है। हम लोग बोलते हैं कि ओवैसी हर जगह चले जाता है, अपनी बात करता है, नहीं। मेरा मकसद एक ही है कि भारत में इस मुल्क को अगर विश्व गुरु बनना है या सुपर पावर बनना है तो उस वक्त नहीं बन सकता जब तक भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। उन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करके विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। किसी न किसी बहाने गौ रक्षक और आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें उनको उनके काम करने से रोकती हैं। ये ऐसे मसाइल हैं जिसका राज ताल्लुक़ आपकी एक सियासी लीडरशिप से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुल्क के कोने कोने में इस तरह की तकलीफ़ हमारे कुरैश बरादरी के लोगों को नहीं दी जाती। हैदराबाद के अतराफ़ में भी कई ऐसे आरएसएस और गौ रक्षक की तंजीमें हैं, मगर सुबह 3 बजे या सुबह 5 बजे वो फ़ोन करते हैं तो मजलिस के एमएलए या रुकने कानून साज कौंसिल के मेंबर दौड़कर जाकर उनकी मदद करते हैं। अगर उन जानवरों को उठाकर किसी होल्डिंग सेंटर में रखा जाता है तो वहाँ से उनको निकालकर उस कुरैश बरादरी के ज़िम्मेदारों के हवाले करने का पूरी कोशिश और इंतज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। आज भी जब मैं आ रहा था तो मुझे हैदराबाद से एक फ़ोन आया कि एक साहब का कि मिटचल के पास एक मुकाम है हैदराबाद से 31 किलोमीटर दूर, वहाँ पर इन कुरैश बरादरी के लोग जब जानवर लेकर आ रहे थे तो गौरक्षक ने रोका और फिर पुलिस ने हस्बे आदत उन जानवरों को होल्डिंग सेंटर में भिजाया। मगर मजलिस के कानून साज कौंसिल के मेंबर रहमत साहब ने उन लोगों से रब्ता किया, उनकी नुमाइंदगी की और इंशाअल्लाह ताला कल तक मुझे यकीन है कि वो जो जानवर ज़ब्त किया गया था उनके हवाले किया जाएगा। बताने का मकसद ये है कि याद रखिए सिर्फ इलेक्शन लोकल बॉडी का, कॉरपोरेशन का नहीं है। इस इलेक्शन के ज़रिए से आप अपनी एक नए लीडर को, नेता को बनाएंगे और अगर वो मेहनत करेगा या वो मेहनत करेगी तो हो सकता है कि आने वाले 25-30 साल तक वो आपकी खिदमत करे और ख़िदमत की बुनियाद पर अल्लाह और आवाम उनको एक कॉरपोरेटर से लेकर हो सकता है कि रुकन असम्बली भी बना दे। मगर हमारा मकसद एक ही है कि भारत में एक जो सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की है उनकी एक लीडरशिप होना ज़रूरी है। अगर हमारी लीडरशिप नहीं रहेगी तो हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे, जो बन चुके हैं बहुत से मुकामात पर। मजलिस ये पैगाम देती है कि वोट लेने वाले बनो। मजलिस ये कहती है कि आप एक शहरी बनिए, सिर्फ वोटर मत बनिए। अगर आप एक शहरी बनेंगे तो आपको तमाम हुकूक हासिल होंगे जो हमारे दीगर अपनाए वतन को हासिल है। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर खुश हैं कि मैंने इस पार्टी को वोट दे दिया या उस पार्टी को नहीं दिया, तो फिर आपकी तकलीफ़, आपकी नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा कभी नहीं होने वाला है। मेरा पैगाम हमेशा से यही रहा, मेरी पार्टी का पैगाम यही रहा कि शहरी बनिए, तभी जाकर आपको इज़्ज़त की निगाहों से आपको देखा जाएगा। वरना जो कोई आएगा वो सिर्फ आपके वोट से मोहब्बत करता है, उसको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है।
ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े उद्योगपतियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन आम लोगों और पशुपालकों के हक की बात नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तब तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक हर नागरिक को बराबरी का हक ना मिले। सबसे ज़्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा, ना मैं मंदिर पर बिल्डोज़र देखना सकता हूँ, ना मैं मस्जिद पर बिल्डोज़र देख सकता हूँ। यानी उन्होंने कानून और इंसाफ की राजनीति की बात की, ना कि धर्म के नाम पर कार्रवाई की। दादा का बुलडोजर चलता है। मैं हमारे गुजरात के हमारे हिंदू भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, भुज और कच्छ के हमारी हिंदू मां और बहनों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान की मस्जिद और घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो आपको क्या फायदा है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे इजाफा हो जाएगा? बताओ। अगर तुम्हारा फायदा हो रहा तो सबसे पहले मुझे मार दो। मैं मरने को तैयार हूं। अगर किसी हिंदू का फायदा होता है तो मार दो मुझे। आप खुद सोचो, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की तौहीन है कि गुजरात का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हम मामा के बुलडोजर से मस्जिद और दरगाह पर बुलडोजर चला दिए। अरे बच्चों को स्कूल नहीं है, बेटियों के जिस्मों में खून कम है, और आप मजा ले रहे हो उन चीजों का। एक बात सुन लो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। बुलडोजर चलेगा। किसका बुलडोजर चलेगा? दादा का बुलडोजर चलेगा। सुनो हर्ष साहब, देश चलेगा तो बाबा साहिब के संविधान से चलेगा इंशाअल्लाह ताला। दादा की दादागिरी से देश नहीं चलेगा। जो दादा का नाम लेकर दादागिरी करेगा वो देश में अनार्की पैदा हो जाएगी। अगर तुम कह रहे हो कि बुलडोजर से किसी का घर तोड़ सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, जब तुम कानून को नहीं मानोगे तो कोई और क्यों मानेगा कानून को? तुम सत्ता में रहकर कानून को नहीं मानोगे और ओवैसी को बोलेगे कानून मानो। तुमको पहले कानून को मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाबा साहिब के संविधान पर कसम खाए हो कि देश को और गुजरात को चलाओगे तो संविधान के मुताबिक चलाओगे। संविधान से गुजरात और देश चलता है, दादा के बुलडोजर से चलेगा। तो याद रखो, आज तुम सत्ता में हो। तारीख बताती है कि लोग कहते थे कि इंदिरा का इख्तिदार खत्म नहीं होगा। इंदिरा गांधी का इख्तिदार खत्म हुआ, तुम सत्ता में आए, और सत्ता सबके पास नहीं रहती है। यह कुदरत का निजाम है। अल्लाह कभी इसको इख्तिदार से नवाजता तो कभी किसी और को इख्तिदार से नवाजता। अगर तुम बुलडोजर को समझते हो कि इंसाफ है तो फिर बुलडोजर सब पर चलेगा। ये वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है। तुम इतना अहंकार का शिकार मत हो जाओ कि अपने आप को कानून समझो। मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे गुजरात के हिंदू भाई बहनों से, इसमें क्या फायदा है आपका? बताओ हमको। किसी का मस्जिद तोड़कर किसको इत्मीनान मिलता है? बताओ। उस जगह पर भी अल्लाह खुदा की प्रार्थना होती है। आपकी मंदिर में भी आप अपने अकीदे के मुताबिक आप अपनी इबादत करते हैं। किसी की दरगाह को तोड़कर क्या फायदा होगा? जो 1000 साल पहले उसकी खबर बनाई गई उसको तोड़कर तुमको क्या मजा आता होगा? आता होगा, मगर अगर जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा, जो इंसान होगा, वो इन चीजों को देखकर तकलीफ महसूस करेगा। जिसके दिल में सीना नहीं है वो मजे ले ले। ना मैं किसी मस्जिद पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मंदिर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी हिंदू के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं। इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ का तकाजा यह है कि दादा का बुलडोजर नहीं, बाबा का संविधान से चलना चाहिए। यह गुजरात की सरकार को बताना पड़ेगा। संविधान से चलाएंगे
या बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मजलूमों के लिए आवाज उठाने की बात कही, जिससे समर्थकों में बड़ा संदेश गया। अब यही बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि लोग इसे हिंदू मुस्लिम राजनीति के बीच एक अलग नैरेटिव के तौर पर देख रहे हैं। हमारे बन्नी के लोग हैं, मवेशी हैं, इनकी एक एक भैंस एक महीने में 1 लाख लीटर, हाँ पूरा बन्नी का 1 महीने में 1 लाख लीटर दूध। मोदी जी तो मन की बात में भी जिक्र करे थे वहां की भैंस का। मन की बात हो गई, और जो दिल की बात थी वो ये है कि इनको इनका हक नहीं मिलना चाहिए। वो बेचारे फॉरेस्ट एक्ट के तहत बोल रहे हैं कि हमको हमारा हिस्सा दो, मगर बीजेपी नहीं देना चाहती। बताइए आप कहां जाएंगे गरीब? आप उनको उनका हिस्सा नहीं देते, उनकी जबान का तहफ्फुज संविधान से कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते। मगर वही बॉर्डर है पाकिस्तान का यहां से, और 10 किलोमीटर के अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बीजेपी ने 10 किलोमीटर के फासले पर एक पूंजीपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इजाजत दी कि तुम वहां पर सोलार और हवा के से पावर पैदा करने के लिए तुम वो लगा दो। उनको इजाजत दी गई। अरे गरीब अपनी भैंस और गाय को नहीं चरा सकता। बताओ मोदी जी, आपको गरीबों से मोहब्बत है या नहीं? अगर आप ये कहते हैं कि आपने चाय बेचकर अपनी जिंदगी की तकालीफ का सफर तय किया, तो मोदी जी हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इन गरीबों की भी तकलीफ आप महसूस करेंगे। मगर आप तो करोड़पतियों को सहूलत दे रहे हैं, और गरीब के अपनी गाय और भैंस को नहीं चरा सकता। वो पाकिस्तान के बॉर्डर के 10 किलोमीटर पर सोलार पैनल लगा सकता है, विंड एनर्जी का इंतजाम कर सकता है, मगर ये गरीब फॉरेस्ट में जाकर अपनी भैंस और गाय को नहीं चरा सकता, उनके हुकूक को नहीं दिया जाता। वहीं पर वहां से महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील भी आए थे, और आपको पता है कि अभी टीसीएस में जो धर्मांतरण को लेकर लोगों को पकड़ा गया है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मुस्लिम युवा लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं कॉरपोरेट में और कॉरपोरेट जिहाद की बात कर रहे हैं, उनको लेकर भी इम्तियाज़ जलील खुलकर बोले। अगर महाराष्ट्र की नासिक की हमारी बेटी, हमारी बहन निदा खान के लिए अगर लड़ना है, अगर वो फिरका परस्ती है, अगर हमारे बच्चे जेलों में बंद है उनके लिए लड़ना अगर फिरका परस्ती है, अगर जो आज मुसलमानों के घरों को एक झटके से बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है, अगर वो फिरका परस्ती है, तो सुन लो हुक्मरानों, हाँ मैं फिरका परस्त हूं। हम फिरका परस्त है क्योंकि हम हक के लिए लड़ रहे, और सिर्फ किसी एक जाति, एक धर्म और एक मजहब के लिए नहीं लड़ रहे। हम लड़ रहे इंसानियत के लिए। एक बच्ची 21-22 साल की, पूरा का पूरा मीडिया उसको सिर्फ दहशतगर्द बोलना बाकी रह गया। किस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है कोई नहीं बोलेगा। इम्तियाज जलील ने उसकी मां से, उस बच्ची से मिलकर यह कहा है कि सारी हुकूमत तुम्हारे खिलाफ रहने दो, सारे लोग, सियासी पार्टियां तुम्हारे खिलाफ रहने दो, तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई इम्तियाज जलील चट्टान की तरह तुम्हारे सामने खड़े रहेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दोस्तों, ये दोनों भाषण आपने सुने, दोनों की बातें आपने सुनी। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे भाषण राजनीति बदल सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। नमस्कार।